मोदी साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मोदी साहब बहुत शराब लगेगा आपको, बहुत शराब लगेगा आपको। हराम खोरों देता हूँ, बीजेपी के मैं चुनौती देता हूँ। तुम सैनिकों को तुम गार्ड रखोगे, तुम्हारी औकात है, हम गार्ड रखेंगे। हम बीजेपी के नेताओं को हम गार्ड रखेंगे, लेकिन सेना को 1 घंटा आप बॉर्डर से हटा दो, चारों तरफ से घिर जाएगी और कहीं न कहीं इस देश का सत्यानाश होने का दिन होगा। इस देश को भारत जो विश्व गुरु कहलाने के योग्य था, उसको विश्व गुरु नहीं बनने देना चाहते हैं, बल्कि उनको एक नौकर बना करके पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये दिखाना। आप सैनिक नहीं हो सकते, आप सैनिक का खून भी नहीं हो सकते। क्या बात कर दिया, ये सैनिकों को गार्ड रखेंगे हम सारे भाई। हम 2 लाख रुपए बीजेपी जो हम सिविलियन है, हम तुम्हें भाड़े पे रख देते, सैलरी हम देंगे। हमारे सैनिक तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। ये मिस्टर, ये अच्छे से तस्वीर इसकी दिखाइए। छोटा आदमी कुछ नहीं होता है, लेकिन इनको पता नहीं है छोटा आदमी है तभी ये गद्दी पर बैठे हैं। अगर छोटा आदमी नहीं होता ये गद्दी पर नहीं बैठे होते। अरे रिटायरमेंट के बाद में आपको गवर्नर की सीट दिखाई दे रही है, ठोकर मारते इसी गवर्नर की सीट को हम। वो काम अब करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा सैनिक कम रहेगा, लेकिन कहीं ये फुटपाथ पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अपने सेना का सम्मान खत्म करने जा रहे हैं। सबके बच्चे वहाँ सीमा पर भेजे जाएं और 4 साल तक उनको नौकरी करने का मौका दिया जाए। इनकी जब जब सरकार आती है वर्दी वालों के पीछे पड़ जाते हैं, और वर्दी वाला जब मरता है तिरंगा झंडा के साथ आता है तो आते हैं वहाँ पर घड़ियाली आंसू घुमाने के लिए। उनकी बुद्धि फूट चुकी है, उनकी बुद्धि मंद हो चुकी है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से कैसे अरे गरे नत्थुखोरों की बात सुन रहे हैं। वो हाल होगा कि यही जनता ऐसा भगाएगी कि बाद में जल्दी नहीं आएंगे। रही बात जबरदस्ती। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अग्निपथ योजना को लेकर अब लगातार पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। युवा सड़कों पर है इस मांग को लेते हुए कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को वापस ले, और लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ पूर्व सेना के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, जिनसे पहले भी हमने बातचीत करी थी, और लोगों ने काफी आपकी जो बातचीत थी उसको काफी पसंद किया है। और लोगों का कहना था कि दोबारा आप सब बातचीत करते हैं इसी मुद्दे पर कि सरकार कब तक युवाओं की सुनेगी। जिस प्रकार से युवा सड़कों पर हैं, जो सेना की तैयारी करते हैं कई वर्षों तक, और जब पता लगता है कि केवल 4 वर्ष तक वह युवा नौकरी कर सकते हैं। मैं सब देशवासियों को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, जय भारत करता हूँ। देखिए, कल आपका हमारा इंटरव्यू हुआ था और आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचा है, और हजारों हमारे बच्चों के पास फ़ोन आए हमारे पास। बच्चे बिलख रहे हैं बेटा, रो रहे हैं, सचमुच में हमारी आत्मा रो रही है बेटा। उनके पिताओं के, पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। मेरे तो उनकी अभी सुन रहा हूँ, मतलब आपसे बात कर रहा हूँ तो उनके जब माइंड में आता है तो कैसे लोग बच्चे बिलख रहे हैं, तो बहुत पीड़ा देने वाली स्थिति है। बातचीत करी, क्या कहना है उन लोगों का, उन छात्रों का कहना है? यही कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, किसी भी तरह से हमें सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाए कि हमें न्याय दे दें। जिन बच्चों ने 3 साल पहले फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब क्वालिफाई कर लिया, एयरफोर्स के बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार करे थे, मैं उन सभी की तरफ से मोदी साहब से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ। मोदी साहब बहुत शराब लगेगा आपको, बहुत शराब लगेगा आपको अगर आपने उन बच्चों की बात नहीं सुनी तो। मैं रियली बोल रहा हूँ, मेरी बात को ऐसे में मत लेना, क्योंकि मैंने उनकी व्यथा सुनी है, उनकी कथनी सुनी है, उनके मुंह से सुनी मैंने। इसलिए आपसे प्रार्थना है, पहले आप उन बच्चों को जिन्होंने 2-2, 2.5, 3 साल पहले, चाहे आर्मी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, जिन्होंने सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करके मेडिकल, रनिंग, पनिंग सारी चीज़ और जो है अपना उस लेवल तक, उस मुकाम तक पहुँचे हैं, आप उनको मत मायूस करिए। आप बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ में, भगवान माफ़ नहीं करेगा। मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़ के। हित में बता रहे हैं ना योजना को कि, लेकिन उनकी बुद्धि फूट चुकी है, उनकी बुद्धि मंद हो चुकी है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से कैसे अरे गरे नत्थुखोरों की बात सुन रहे हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि मोदी साहब विचार करिए, पीछे से कोई विचार करिएगा, अन्यथा मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हमें आगजनी नहीं करनी, हमें पत्थर नहीं मारना, ना हमें कोई तोड़फोड़ करनी, ना हमें किसी देशवासी को नुकसान पहुंचाना। मेरी विनती है, अगर आप एक सैनिक अंकल की बात को मानते हो, अगर आप फौजियों को मानते हो, मेरी विनती आपसे हमें तोड़फोड़ नहीं करना। मैं आपको नंबर कल भी दिया था, अगेन आज दे रहा हूँ, 8368002355। हमने बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं, हम बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं। मेरा नंबर है, आप हमसे बात करिए। और एक बार यदि आप लोगों ने हमारी बात मानी, देश के युवाओं ने अगर हमारी बात मानी, मैं चैलेंज करता हूं मोदी साहब को कि ये बिल आपको वापस लेना ही पड़ेगा। मोदी साहब, आप अभी कह रहे थे कि पीछे से मतलब कुछ लोगों की सुन रहे हैं, मतलब सरकार पर भी किसी का प्रेशर है क्या?
पीछे से नहीं, उनको जो गाइड करने वाले जो लोग होंगे वो कहीं न कहीं निकम्मी क्वालिटी के हैं, मैं कहता हूँ। और जो आर्मी के अधिकारी हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी गरिमा है, आप हमारे अधिकारी हैं, हम आपके खिलाफ कोई ऐसा शब्द नहीं बोल सकते। मेरी विनती है साहब, अरे रिटायरमेंट के बाद में आपको गवर्नर की सीट दिखाई दे रही है, ठोकर मारते इसे गवर्नर की सीट को हम। धिक्कार आप। आर्मी के लोगों से पहले कंसल्ट नहीं करना चाहिए था क्या? बिल्कुल करना चाहिए था, ये पब्लिक से, यूथ से जुड़ा हुआ मैटर था। पहले यूथ से इसकी पूरी सलाह मशवरा करना चाहिए था कि हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं, तो आप क्या इससे संतुष्ट हैं? मैंने कल भी कहा था कि 12 लाख 11 लाख 70 हज़ार रुपये कोई अमाउंट नहीं है। एक ऐसी सामने खड़ी हुई गाड़ी भी नहीं आ सकती। 11 लाख 70 हज़ार लेके आएंगे, वहाँ करके 2 व्हीलर खरीदेंगे, ठीक है। 2 व्हीलर से खुदा ने खास्ता किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो 11 लाख 70 हज़ार से वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा भाजपा सकता। के नेता हैं एक, उन्होंने ये चीज, भाजपा के एक नेता ने ये चीज कही कि भाई 4 साल बाद भाजपा के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। मतलब मैं तो कहता हूँ कि इनकी बुद्धि मंद हो चुकी है, ये इनका सर्वनाश हो चुका है। कहते ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ए हरामखोरों, देता हूँ बीजेपी के, मैं चुनौती देता हूँ, तुम सैनिकों को तुम गार्ड रखोगे, तुम्हारी औकात है, हम गार्ड रखेंगे। हम बीजेपी के नेताओं को हम गार्ड रखेंगे अपने घर पर। औकात है, कितनी तनख्वाह चाहिए बोलिए, सुविधा चौहान देगा अगर तुम्हारी औकात है तो। बीजेपी के नेताओं को हम 2 लाख रुपए गार्ड की नौकरी देने के लिए रखते हैं। हिम्मत है, आइए मुकाबला करिए। तुम सैनिकों को गार्ड रखोगे अपने दफ्तर पर? अगर ये बात सच्ची है, मैंने नहीं सुनी है, आपने बोला है, अगर ये लगातार सही है बयान तो धिक्कार है इसी बीजेपी के ऊपर। ये बात सच है, इनकी बुद्धि मंद हो चुकी है। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, है प्यारे देशवासियों, देख लीजिए बीजेपी की मंद बुद्धि। ये सैनिकों का अपने ऑफिस के ऊपर गार्ड रखेंगे, मैं ये भगवान माफ नहीं करेगा। और हम फौजी हैं, और मैं सैनिकों से भी कहना चाहूंगा, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जो बीजेपी की दलाली करते हैं, यानी कि आप लोगों की हैसियत, सैनिकों की हैसियत सिर्फ बीजेपी के ऑफिस पर गार्ड ड्यूटी चौकीदारी करने की है। तुम्हारी ये हैसियत है, मानते हैं ये बीजेपी वाले, और आप बीजेपी की पैरवी करते हैं। धिक्कार है, आप सैनिक नहीं हो सकते, आप सैनिक का खून भी नहीं हो सकते। क्या बात कर दिया, ये सैनिकों को गार्ड रखेंगे। हम सारे भाई, हम 2 लाख रुपए बीजेपी करते हैं गार्ड रखने के लिए अपने घर के सामने हम चुनौती देते हैं। आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं, जो देश रखेंगे। इनकी औकात है, नेताओं की औकात है। बिल्कुल, आपका आक्रोश एकदम ठीक है, क्योंकि बात जिस करिए, प्रकार से रखेंगे जो गद्दार के। शर्मनाक बयान आया है वो कहीं ना कहीं बयान है, ये पूरे देश को आक्रोशित हो जाना चाहिए इन गद्दारों के ऊपर। और 2024 के चुनाव के अंदर प्यारे देशवासियों, मैं विनती करता हूं, अगर सच्चे खून की पैदाइश हो तो बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना है। इस प्रकार के जो सैनिकों को अपने ऑफिस पर, कार्यालय पर चौकीदार की नौकरी देने की बात करते हैं, ऐसे बीजेपी को आप ऐसे पार्टी को देश की सत्ता पर सत्तासीन करोगे। धिक्कार ऐसे देशवासियों को मैं विनती करता हूँ। आप सैनिकों की सिर्फ चौकीदार करने की हैसियत रखते हैं। अरे जो देश के लिए प्राणों की बाजी लगा देता हो, तुम उसको चौकीदार रखोगे? तुम्हारी औकात नहीं हो सकती। हम फौजी चुनौती देते हैं आपको 2024 के अंदर। सर, आपकी उम्र क्या है? सबसे पहले में मेरी उम्र 70 साल है। 70 साल है, इतना समय आपने इस देश के लिए कुर्बान किया है, उसके बाद इस प्रकार के शर्मनाक बयान आते हैं कि जो पूरी देश की सेवा के लिए लगातार मेहनत करता है और लगातार उसके लिए एकजुट होकर पूरा अपना सब कुछ त्याग देता है, और ये बयान इस तरीके के। देखिए, ये तो मैं कहता हूं कि जो हमारे देश के जो नेता हैं, जो हमारे देश को जो चला रहे हैं, जो IPS IAS ऑफिसर जो बैठे हैं और जो इस देश का जो है नेताओं को भ्रमित कर रहे हैं, इस देश को गरीब बनाने के लिए, यानी कि एक नौकर बनाने का ही षड्यंत्र रच रहे हैं। इस देश को भारत जो विश्व गुरु कहलाने के योग्य था, उसको विश्व गुरु नहीं बनने देना चाहते हैं, बल्कि उनको एक नौकर बना करके पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के लिए यदि कोई नौकर चाहिए तो भारत से लो। क्योंकि अब देश के जो 21 साल में जिसको रिटायर कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी भी क्यों नहीं रिटायर हुए? ये 21 साल की एज में क्यों बने देश के प्रधानमंत्री? क्या इनको देश के ऊपर कमांड करने का शौक है? और 21 साल के नौजवान जो है वो रिटायर हो रहे हैं। बड़े दुख की बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हमें 4 साल की नौकरी मिलेगी तो नेताओं के लिए भी एक समय निर्धारित होना चाहिए। नेताओं को भी निर्धारित होना चाहिए। इन्होंने तो ये कर रखा है कि ये बने तो इनके बाद में इनके बेटे पोते नेता बनते रहे, और जो आम जनता है वो ऐसे ही पिसती रहे। हम ये बहिष्कार करते हैं इन नेताओं का। इन नेताओं को, पूरे देश के जितने भी नेता हैं, इन सब के बच्चे वहाँ सीमा पर भेजे जाएं और 4 साल तक उनको नौकरी करने का मौका दिया जाए, ताकि इस देश की जो
असली व्यवस्था है उसके बारे में उनको पता चल सके। ये देश जो है इसमें जो सेना के लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं, गरीब हो, मजदूर हो, किसान, किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे सेना में जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इतना और बताना चाहता हूँ, एक हमारे ऋषि मुनियों की एक गणना थी, जो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना, एक नौजवान, एक परिभाषा है, नौजवान शब्द सुनने को मिलता है, यानी कि देश के अंदर जो सैनिक होता है उसको नौजवान कहा जाता है। और नौजवान किसे कहते हैं? नौजवान उसको कहते हैं जिस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक की गिनती में एक 9 का अक्षर आता है, और वो 9 जो है उसको आखिर तक गिनती कर लो, उसमें वो हमेशा नौजवान ही रहता है। किस प्रकार से 9 का जो टेबल पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 ही होगा, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, यानी कि आखिर 99 तक आप चले जाइए, 9 का योग 9 ही मिलेगा, 9 के टेबल का। तो इस प्रकार से जिस प्रकार वो गिनती के अंदर हमेशा 9 के अंक को साबित करता है, इसीलिए देश का जो नौजवान होता है, सैनिक होता है, उसको नौजवान बोला जाता है। और आज मोदी जी देश की जो सैनिक व्यवस्था है उसको नौजवान से भी नीचे गिरा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम नौजवानों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर दूसरी ओर गरीबों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, पर गरीब का, मजदूर का, किसान का बेटा ही सेना में भर्ती होता है। देखिए, मैं बाल किशन यादव, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। अगर सरकार को लगता है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, तब मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एक चैनल बनाए, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे नेता हो, IAS PCS हो, सबको 4-4 साल की नौकरी आप दीजिए, सबको मौका मिलेगा। वो बच्चे आएंगे वहाँ से, ठीक है, मैं मानता हूँ 4 साल सर्विस करके आएंगे, और उनको दीजिए IAS PCS की सर्विस। ये सरकार सरेआम जो गरीब के बच्चे हैं उनके साथ जितने नियम लागू होते हैं गरीब के बच्चों के ऊपर आते होते हैं। क्यों नहीं उनको लाया जाए, राजनीति में ले आइए, कुछ नहीं होने वाला है। ये एक जुमला फेंकने का काम किया जा रहा है। ये बताते हैं कि वहाँ से आएंगे उनको नौकरी देंगे, ये क्या नौकरी देंगे उनको? कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था 15-15 लाख सबके खाते में आया, वैसे ही क्या आगे आपके घर में आया? किसी के घर में नहीं आया होगा। वैसे कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है कि 4 साल के बाद जो ये 11.5 लाख का वादा कर रहे हैं वो पूरा हो या ना? कोई भरोसा नहीं है। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं है, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, इस इंडिया के अंदर एक सेना ही ऐसी संस्था थी जो सम्मानित है। आज बताइए, प्रधानमंत्री को लोग गाली दे रहे हैं, वो बच्चे गाली दे रहे हैं, मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ, मोबाइल के अंदर यूट्यूब पे आ रहा है, लेकिन सैनिक को इतना जल्दी कोई गाली नहीं देता है। तो कहीं न कहीं इन्होंने सेना को गाली देना एक बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन वो काम अब करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा सैनिक कम रहेगा, लेकिन कहीं ये फुटपाथ पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं, अपने सेना का सम्मान खत्म करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं इनके मन में वो चीज़ है कि छोटा आदमी कुछ नहीं होता है, लेकिन इनको पता नहीं है छोटा आदमी है तभी ये गद्दी पर बैठे हैं। अगर छोटा आदमी नहीं होता ये गद्दी पर नहीं बैठे होते, इसलिए ये भूल चुके हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब गीदड़ की मौत आती है वो सिटी की तरफ भागता है। अब ये सिटी की तरफ भाग रहे हैं, ये भूल चुके हैं कि ये नीचे वाले जो काम है, नीचे की जनता है, छोटे लोग हैं, ये किसी काम के नहीं है, ये भूल चुके हैं। अब इनका अंत आ चुका है, आप देख लेना, ये बिल्कुल सिमट कर रह जाएंगे। इनका वो हाल होगा कि यही जनता ऐसा भगाएगी, ऐसा भगाएगी कि बाद में जल्दी नहीं आएंगे। रही बात जबरदस्ती से तो ये हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं तो इलेक्शन में पता चल जाता है क्या होता है। लेकिन जबरदस्ती क्या क्या आपने बहुत देखा होगा, कितने क्या क्या पकड़े गए थे, लेकिन अब अंदर अंदर क्या हो रहा है कौन जानता है। इनसे अच्छा तो पहले की सरकार थी, सारे सरकारें अच्छी थी, कांग्रेस भी बढ़िया थी सेना के लिए, कभी कांग्रेस ने गलत नहीं किया है। लेकिन इनकी जब जब सरकार आती है वर्दी वालों के पीछे पड़ जाते हैं, और वर्दी वाला जब मरता है तिरंगा झंडा के साथ आता है तो आते हैं वहां पर घड़ियाली आंसू घुमाने के लिए। जब हम देख रहे हैं आपके अंदर है तो क्यों सेना के पीछे? अब तो सेना के पीछे, अब तो धीरे धीरे अर्धसैनिक बल का पेंशन खत्म कर दिया, अब घुमाते घुमाते अब सेना के ऊपर आ गए। कहने का मतलब इनका ये है, साफ सुथरा दिख रहा है, ये घड़ियालू आंसू घुमाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ इनका अंत आ गया। जब जो संस्था
जो पार्टी अगर सेना के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दी है उसका अंत शुरू हो गया है। मैं बता रहा हूं, इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सारे संस्था को ठप कर दो, फिर भी 12 घंटा 24 घंटा सारी जनता खा के जी जाएगी, लेकिन सेना को 1 घंटा आप बॉर्डर से हटा दो, चारों तरफ से घिर जाएगी और कहीं न कहीं इस देश का सत्यानाश होने का दिन होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। उसका क्या नाम बताया, बीजेपी का क्या था उसका मंत्री जिसने ये स्टेटमेंट दिया? इंदौर के हैं। इंदौर के हैं, वो जरूर चप्पल चोल रहा होगा। आप उसका इतिहास देखना बेटा। बीजेपी का जिस नेता ने बयान दिया है कि रिटायरमेंट के बाद हम सैनिकों को अपने बीजेपी कार्यालय पर गार्ड रखेंगे, वो हरामजादा जरूर चप्पल चोर रहा होगा। मैं चुनौती देता हूं, आज से 10 साल पहले पार्टी में नेता बनने से पहले उसकी औकात देख लो और आज उसकी औकात देख लो। चप्पल चोर और पैसे कमा कमा के और अरबपति खरबपति बन गया। आज आपको बातें आ रही हैं। अब सेना के सैनिक को, सेना के रिटायर्ड सैनिक को अपने बीजेपी कार्यालय पर चौकीदार रखने के लिए आपने स्टेटमेंट दी है, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, अगर सच्चा खून रखते हो, इस माँ भारती से प्यार करते हो और सैनिकों से प्यार करते हो, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, इस बीजेपी के उस मंत्री को और बीजेपी सरकार को आप उखाड़ फेंको 2024 के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जवानों की बात आपने सुनी और आक्रोश जो है जवानों में भी वो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से जो शर्मनाक बयान आया है उस पर अब युवाओं का आक्रोश, जवानों का आक्रोश कहीं ना कहीं ठीक इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड रखने की बात जो कही गई है, बेहद शर्मनाक बयान। जो युवा लगातार सड़कों पर हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग रख रहे हैं कि अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस किया जाए, उन्हीं युवाओं को लेकर एक और ऐसा बयान आ जाना, आप सोचिए कितना युवा जो होगा वो आक्रोश में होगा। इसी के साथ इन जवानों के साथ तो हम जुड़े ही रहेंगे, उनसे बातचीत तो हम करते ही रहेंगे, देखते रहेगा सजा। जो कहता है मैं सैनिकों को, ये जो अग्निपथ सैनिक है, अग्निवीर सैनिक है, इनको अपने ऑफिस में रखूंगा, सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा। तो इससे मैं यही कहना चाहती हूँ, आ जाओ, हम सिविलियन हैं, हम तुम्हें भाड़े पे रख देते, सैलरी हम देंगे। हमारे सैनिक तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। ये मिस्टर, ये अच्छे से तस्वीर इसकी दिखाइए, इस मिनिस्टर की। बिल्कुल बिल्कुल, जो आक्रोश है एकदम जाहिर है, एकदम ठीक आक्रोश जो है वो इस वक्त इन लोगों में है। इसी के साथ जवानों से बात करते रहेंगे, युवाओं से भी बातचीत मैं करती रहूंगी, जो युवा कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।